नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का सबसे बड़ा दिन चुनाव। कल शुरुआत उसकी हो रही है। यूपी में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तो उत्तराखंड में 5 सीटों पर मतदान का काम होगा कल, और इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सबसे पहले आपको यूपी में बताते हैं कहां कहां वो 8 सीटें हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अगर आप दिल्ली की तरफ से बढ़े आगे तो मेरठ, बिजनौर, बागपत, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, ये वो 8 सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाएंगे। ये वो इलाका है जहां पर 2013 में जो हालात पैदा हुए उसके बाद 2014 में एक खास हवा चली और उसके तहत पूरे इलाके में बीजेपी का कब्जा था। क्या होगा इस बार? क्या इस गढ़ को, इन 8 सीटों पर बीजेपी अपने कब्जे को बरकरार रखती है या सेंध लगाने में कामयाबी मिलती है दूसरे दलों को? कैराना में उपचुनाव में जैसा हुआ था, यह बड़ा सवाल रहेगा। कल दिलचस्प होगा देखना किस तरह की वोटिंग होती है, और इसको लेकर के तैयारियां इस वक्त चरम पर हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश लू ने मतदान से पहले पीसी करके जानकारी दी कि सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान का समय होगा। 10 जिलों की 8 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 8 सीट में कुल 96 प्रत्याशी मैदान में हैं। 10 महिला प्रत्याशी भी ताल ठोक रही हैं। 1,52,68,056 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। 6,575 मतदान स्थल बनाए गए हैं। 1,581 डिजिटल कैमरे लगाए गए हैं। 816 वीडियो कैमरे लगाए गए। 1,741 बूथों पर वेबकास्टिंग होगी, यानी सीधे ये बूथ जुड़े होंगे वीडियोग्राफी के जरिए सेंटर से, जहां पर से नजर रखी जाएगी। 1,220 सेक्टर मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी। 254 जोनल मजिस्ट्रेट होंगे और 434 फ्लाइंग स्क्वाड लगाए जाएंगे। मतदान वाले इलाकों में कल छुट्टी रहेगी। तो किस तरह की तैयारी है पूरे चुनाव को लेकर के? किस तरह का समीकरण है इस इलाके में? कहां कहां पर क्या क्या बातें हो रही है? पूरी तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट में, पहले चरण की वोटिंग के ऊपर। 2019 के महाभारत की रणभेरी तो बहुत पहले ही बच चुकी थी। अब बारी है निर्णायक लड़ाई की, और इस लड़ाई में सबसे बड़ी योद्धा है हिंदुस्तान की जनता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होगा और इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डिटेल में क्या आपको बताऊं, मेरे साथ अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी खुद हैं BDR तिवारी जी। सर, सारी तैयारियों को अब मापने का वक्त आ गया। कल फर्स्ट फेज का पोलिंग है। क्या फाइनली जो है वो तैयारियों को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, मुकम्मल तैयारियां पूरे 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कर ली गई हैं। जितनी भी आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं हैं मतदान स्थलों पर मतदाताओं के लिए, वो पूरी कर ली गई हैं, जिससे फ्री फेयर इथिकल इलेक्शन कराए जा सके, पार्टिसिपेटिव लोकतंत्र सुनिश्चित किया जा सके। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, कैराना, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की सीट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भी कल ही वोट डाले जाएंगे, जिसमें टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा सीट शामिल है। 14 घंटे के बाद जब मतदान शुरू होगा तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो तैयारियां की हैं, उम्मीद है कि सारी चीजें ऑल इज वेल रहेंगी। लेकिन वीवीपैट और ईवीएम की जो शिकायतें हैं वो छुटपुट आती रहती है, क्योंकि ईवीएम में कई बार सर्वर की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए रिजर्व में रखी हुई ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। पहले चरण के लिए चुनाव आयोग तैयार है। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। सुरक्षा बल के जवान बूथ पर तैनात कर दिए गए हैं, और अब बारी आपकी है कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि एक एक वोट देश की दिशा तय करता है। वाकई भारत का जो लोकतंत्र है और जो चुनाव है यहाँ का, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव दुनिया भर के लिए अजूबा रहता है। कल उत्तराखंड में भी वोट डाले जाएंगे और यहाँ 5 सीटें हैं, 5 पर वोट डाले जाएंगे। देखिए कहां कहां पर वोट डालेंगे, पूरे कौन कौन सी सीटें हैं दरअसल पूरे उत्तराखंड में। ये हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, अल्मोड़ा, सभी के सभी 5 सीटों पर कल ही मतदान है। पहले एक ही दिन में, पहले ही फेज में उत्तराखंड में लोग वोट डालेंगे। अब सवाल यह है कि यहां के आंकड़े क्या हैं, इस पर भी जरा नजर डालिए। उत्तराखंड में 5 सीटों के लिए उत्तराखंड में 78,54,000
282 मतदाता नेताओं की किस्मत का फैसला करेंगे। 41,41,466 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 37,12,298 महिला मतदाता। इनमें 88,600 सर्विस मतदाता भी हैं जो पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जबकि सूबे में 259 ट्रांसजेंडर भी मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो कल रुकिए मत, किसी भी काम में मत फंसिए, सबसे पहले निकलिए घर से और जाकर इस सबसे बड़े दायित्व का और सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए। मगर कुछ लोग हैं ऐसे जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर चुनाव को ले जाने की कोशिश में जुट चुके हैं, और ऐसा ही जमाते इस्लामी हिंद है जिसने बाकायदा फतवा जारी कर दिया है। दिशा निर्देश जारी होने लगे हैं अब 8 सीटों पर जो वोट डाले जाएंगे यूपी में। इसमें कहा गया है कि मुसलमान को चाहिए कि वो एसपी, बीएसपी, आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करें। देखिए कमरुल जमा खान मीडिया प्रभारी हैं जमाते इस्लामी हिंद के, क्या कह रहे हैं। जमात इस्लामी उत्तर प्रदेश, पश्चिम व उत्तराखंड की तरफ से कल एक लेटर जारी हुआ है, और अभी जो कल 8 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन होगा उसके बारे में जो हमारा कैडर है उसको हमने गाइड किया है कि जमात इस्लामी हिंद उत्तर प्रदेश, पश्चिम व उत्तराखंड 8 सीटों पर, 2 सीटों पर आरएलडी और बाकी 6 सीटों पर। जमात इस्लामी हिंद के कैडर हैं, ये कैसे हो सकता है? वोटर होता है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं होता है, ये क्यों नहीं कुछ लोग समझते हैं। आप कल जाइए, अपनी मर्जी से अपना वोट डालिए। तो ये तो पहले चरण की बात है। अब बढ़ते हैं आगे, तो कई चरणों में चुनाव हो रहे हैं और उसके भी काम आगे बढ़ रहे हैं। अमेठी में एक बड़ी तस्वीर आज सामने आई जब राहुल गांधी खुद गए पर्चा दाखिल करने, नामांकन दाखिल करने। उसकी तस्वीर जरा देखिए। अमेठी से उन्होंने भी पर्चा भर दिया है। कयास लग रहे थे काफी दिनों से कि क्या वायनाड के बाद अमेठी से भी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज इस मौके पर पूरा गांधी परिवार दिखा, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने रोड शो भी किया, और इस रोड शो में प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव और अपने बच्चों और पति के साथ मौजूद रही, जो सबके लिए आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। ये देखिए तस्वीरें, पूरा परिवार यहां पर है। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा मौजूद हैं, सोनिया गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी के बच्चे भी साथ में मौजूद हैं। अब 5 तस्वीरों के जरिए हम ये भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे कब कब नामांकन दाखिल किया राहुल गांधी ने। 2004 से लेकर के और 2019 तक की इस तस्वीर को जरा देखिए। 2004, 2009, 2014, 2019 और वायनाड की भी तस्वीर 2019 में, ये सभी जगहों की नामांकन दाखिल करने की तस्वीर। तो अब देख लीजिए इस मौके पर कैसे आज पूरा का पूरा गांधी परिवार नजर आया जब अमेठी में राहुल गांधी नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अमेठी में राहुल गांधी का मेगा रोड शो। रोड शो में शामिल हुआ वाड्रा परिवार, मामा के साथ भांजा भांजी भी मौजूद। गांधी परिवार के गढ़ में राहुल गांधी के नामांकन के लिए कांग्रेस का मेगा रोड शो निकला, तो राहुल गांधी से ज्यादा आकर्षण के केंद्र बिंदु में प्रियंका गांधी वाड्रा का पूरा परिवार था। नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी यानी प्रियंका के दोनों बच्चे अपने मामा के नामांकन में शामिल हुए। राहुल की भांजी मीराया वाड्रा और भांजे रेहान वाड्रा अब काफी बड़े हो गए हैं। प्रियंका गांधी की बाईं ओर खड़ी मीराया अब 16 वर्ष की हो गई हैं और राहुल के दाईं ओर खड़े उनके भांजे रेहान वाड्रा अब 18 वर्ष के हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब राहुल के नामांकन में इस तरह से पूरा प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार शामिल हुआ। जाहिर तौर पर रॉबर्ट वाड्रा अमेठी के दामाद हैं और राहुल गांधी ने चौथी बार अपनी पारंपरिक अमेठी सीट से नामांकन दाखिल किया है। अमेठी के लोगों का गांधी परिवार से भावनात्मक लगाव रहा है और अपने इस रोड शो में राहुल गांधी ने पूरे परिवार को शामिल कर सीधे अमेठी के दिल में उतरने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जी हाँ, तो जिस तरह से आज नामांकन के दौरान प्रियंका के दोनों बच्चों को यहाँ पर सामने लाया गया, क्या उनका भी भविष्य राजनीति की ओर ही बढ़ता दिख रहा है? ये भविष्य के गर्भ में है, देखना होगा। लेकिन कल भी दो बड़े नामांकन हैं। एक तो अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर देने फिर से एक बार स्मृति ईरानी उतरने वाली हैं और कल नामांकन दाखिल करेंगी, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी रायबरेली से नामांकन दाखिल करेंगी, जिनके बारे में इस बार कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, ये तय नहीं है कुछ दिनों पहले तक, लेकिन कुछ दिनों पहले ऐलान कर दिया गया। तो ये दो बड़े नामांकन कल नजर आएंगे आपको। 2004 से रायबरेली सीट से सांसद हैं सोनिया गांधी और कल यहां से तीसरी बार पर्चा भरेंगी सोनिया गांधी। लेकिन जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जो बड़े बनते दिखाई दे रहे हैं? आज अमित शाह ने ट्वीट के जरिए एक बड़े मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की और क्या लिखा कि राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश जनता को यह साफ करें कि क्या वो उमर अब्दुल्ला के कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री वाले बयान पर सहमत हैं या नहीं। उमर अब्दुल्ला ने यह बात हाल ही में कही कि एक अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। लेकिन आगे लिखते हैं अमित शाह कि ये लोग नहीं मानेंगे, नहीं बोलेंगे कुछ इस पर, क्योंकि इन्हें वोट बैंक की चिंता है। मायावती को वो मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश जनता को ये साफ करें कि क्या वो उमर अब्दुल्ला के कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री के बयान से सहमत हैं या नहीं। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ प्रधानमंत्री ने जो मायावती पर हमला किया था, मायावती के बारे में जो सवाल उठाया था उनके बयान के ऊपर, इसके अब सियासी तौर पर घमासान छिड़ता दिख रहा है। इसके नतीजे आने सामने हो गए हैं, जहां एक तरफ बीजेपी अब अली बनाम बजरंगबली की बात कह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस बयान का अर्थ नहीं अनर्थ निकालने में जुट गई है। अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बीते 7 तारीख को सहारनपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेलकर इस लोकसभा चुनाव को फिर से हिंदू मुस्लिम पिच पर उतार दिया। समय की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत इसे लपक लिया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी पूरे यूपी में इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस मुद्दे के जरिए अपनी सभाओं में सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस हो या विपक्ष में सपा बसपा लोकदल का गठबंधन या फिर कोई अन्य गठबंधन, मतलब वो सारे दल जो भाजपा में नहीं, जिस तुष्टीकरण की राजनीति से इस देश को बाहर करके विकास सुशासन के मुद्दे पर विगत 5 वर्ष में मोदी जी लेकर के गए, आज उससे अलग हट करके ये लोग फिर से उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे आ गए। सपा बसपा कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सपा बसपा ने अपना रुख साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो नहीं करेंगे, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसीलिए बहन मायावती कहती है हमें तो एक धर्म विशेष के वोट मिल जाए। चुनाव में मुद्दे बेहद अहम होते हैं और यूपी में मायावती ने बैठे बिठाए बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिस पर खुद पीएम मोदी ने भी न्यूज 18 नेटवर्क के साथ हुई खास बातचीत के दौरान तंज कसा था। सुनिए न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ हुई खास बातचीत के दौरान क्या कहा था पीएम मोदी ने। मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सहारनपुर में मायावती ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सियासी भूचाल शुरू हो गया। चलिए आपको रविवार को सहारनपुर में दिए गए मायावती के बयान को ही सुनाते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को
एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। मामले को तूल पकड़ता देख समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई और इसकी कमान खुद अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने केवल समझाया कि आखिरकार देश को खतरा क्या है। देश को खतरा ये है कि जिस तरीके से अंग्रेज बांटते थे लोगों को, अंग्रेजों ने बांटा और राज किया, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से बांट करके काम कर रही है। आपको बता दें कि राफेल और राम मंदिर के बाद ये चुनाव राष्ट्रवाद और वादा फरामोशी के मुद्दे पर टिका था, लेकिन मायावती के बयानों के बाद ये चुनाव एक बार फिर हिंदू बना मुस्लिम होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो क्या मुस्लिम को वोट देने के लिए कहना देश को बांटना नहीं है जो अखिलेश बता रहे हैं? क्या यही अर्थ नहीं बल्कि अनर्थ नहीं है? ये बेहतर वही बता पाएंगे। लेकिन देश, पूरा देश इस लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में जुटा हुआ है। हर जगह महाजश्न चल रहा है एक तरीके का। अपने आप में जो चुनाव होता है वो महाजश्न होता है महापर्व का। और यही हाल कश्मीर में भी है, बल्कि वहां की रंगत और कहीं रंगीन नजर आ रही है। देखिए जरा तस्वीरें, जिसको लेकर के कई तरह के दुष्प्रचार होते हैं चुनाव के दौरान, वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन किस तरह की तस्वीरें उभर रही हैं चुनाव की जम्मू कश्मीर में। ये आवाज़ जन्नत है, उस घाटी की अंतरात्मा की आवाज जिसको लेकर आए दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, जिसकी फिजाओं में बारूद की गंध का मिथ्या आरोप लगा करता है, जिसे लेकर कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का रंग यहाँ फीका नजर आता है। आए दिन आने वाली तस्वीरों से अलहदा ये घाटी की वो तस्वीरें हैं जिसमें नफरत और अलगाव का कोई दाग नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का राग है, जो आम आवाम की उस ख्वाब से सराबोर है जिसमें खुद के लिए खुद की सरकार बनाने का जोश है। पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही ये महिलाएं सबूत हैं घाटी में महिलाएं कितनी आजाद हैं। उनकी बुलंद होती आवाज ये दिखाने के लिए काफी है कि जमहूरियत में वो खुद को कितना मुखर समझते हैं और खुद फैसला करने का किस कदर पूरा हक रखते हैं। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों को पढ़ना चाहिए, इन आवाजों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आम कश्मीरी किस कदर हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भरोसा रखता है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलता है। ये कश्मीर के दिल की आवाज है, घाटी में लोकतंत्र की आवाज है और ऐसे ही आवाज से हमारा लोकतंत्र महान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और एक आज खबर आई, दुखद खबर आई आगरा से, जहां पर बीजेपी के एक विधायक जो आगरा उत्तर से थे, जगन प्रसाद गर्ग, उनका अचानक निधन हो गया। हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। निधन की सूचना पाते ही सीएम योगी उनके आवास पर पहुंचे और नम आंखों से विधायक गर्ग को पुष्पांजलि अर्पित की। जगन प्रसाद गर्ग लगातार 5 बार से विधायक थे। विधायक को दिल का दौरा उस वक्त पड़ा जब वो भोजन कर रहे थे। परिवार उन्हें लेकर निजी अस्पताल पहुंचे और फिर असिल मेडिकल कॉलेज, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक के रूप में आगरा उत्तरी से श्री जगन प्रसाद गर्ग जी के आज आकस्मिक निधन से हम सबको अत्यंत दुख हुआ है। तो ये थी खबरें मतलब की, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला। नमस्कार।